चलें करें। अच्छा लास्ट में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी थी क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, टाइप्स हो गए थे है ना। चलो एक एक दो टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, वो और करवाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो लास्ट में फर्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, प्रॉपर्टीज़ possessed by motor, properties possessed by motor. It should be capable of developing design stress. Developing design stress, first point. Second point, it should be capable of developing good adhesion. Developing good adhesion. It should be capable of developing good adhesion with other building component. With other building component. With other building components. Next, it should be capable of, तीसरा point, it should be capable of resisting the penetration of water. Resisting the penetration of water. Fourth is it should be durable, cheap. It should be durable, cheap and काट दे, साइन कर दो, ठीक है। इट शुड बी ड्यूरेबल, चीप एंड वर्केबल फिफ्थ देखो, इट शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी. इट शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी. It should not affect the durability and other building component other building component. Other building component. ठीक है, चलो अब क्या बताया, कहता किसी भी अच्छे मोटार में, जो भी अच्छा मोटार है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो मतलब कोई भी जो आप मोटार यूज़ कर रहे हो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग डिज़ाइन स्ट्रेस. अब मतलब क्या है इसका, कल मैंने आपको मोटार में स्ट्रेंथ बताई थी, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी थी, H1 थी. अरे मोटार के टाइप बताए थे, H1 H2 M1 M2 M3 L1 L2, याद है. पीछे देख करो. 10 थी ना, तो अल्टीमेटली 10 के आसपास होनी चाहिए, 10 के आसपास. अब इसने बोला आपको इसमें डिज़ाइन स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए. अब 10 किसके लिए है, इमेजिनरी वर्क के लिए. अब ये बताओ OPC
OPC 33 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, OPC 33 में कितनी रहती है सीमेंट, OPC 33 में कितनी स्ट्रेस डेवलप होते हैं, जितनी उसको रेजिस्ट करनी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर, समझ रहे हो बात। और यहाँ पे कितना डेवलप कराना है, सिर्फ 10 ही डेवलप कराना है, हाईएस्ट 10 ही डेवलप करना है। अगर 33 डेवलप कराने की कोशिश कर दी तो क्या होगा, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली 10 ही डेवलप करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है अपने को। तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, मोटार की हम वो ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं, समझ गए। नेक्स्ट बताया, इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द गुड एडेशन विद अदर बिल्डिंग कंपोनेंट। मतलब एडेशन मतलब दोनों आपस में अलग अलग कंपोनेंट एक बॉन्ड बना ले, अलग अलग एडेशन मतलब अलग अलग बना ले, एक अच्छी बिल्डिंग कंपोनेंट क्या कर ले आपस में बॉन्ड, जैसे दो ईंटें अलग अलग, दो ईंटों का कुछ और जुड़ रहा है, दो कंपोनेंट जो हैं अलग अलग, वो क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। नेक्स्ट बताया, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। उसके अंदर वो रेजिस्ट करे, उसमें पानी क्या है पेनिट्रेट ना करे। अगर पानी पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंजेस होंगे, तो श्रिंकेज हम अलाउड करते ही नहीं। नेक्स्ट बताया, इट शुड भी क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। वर्केबल मतलब ज़्यादा देर तक काम कर सकें उसके साथ। नेक्स्ट बताया, इट शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी एंड अदर बिल्डिंग। ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए किसको, ड्यूरेबिलिटी को, दूसरे कॉम्पोनेंट के जो बिल्डिंग में साथ में लगाए होंगे आपने, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मोटार। अब सिलेक्शन ऑफ मोटार में एक चार्ट बना रहा हूँ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उससे, तो जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे, सिलेक्शन ऑफ मोटार, सिलेक्शन ऑफ मोटार, स्ट्रेट लाइन। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉक्ड एरिया, कंस्ट्रक्शन वर्क इन waterlogged area and construction work in waterlogged area and exposed position। exposed मतलब exposed to atmosphere, exposed position। तो यहाँ पे टाइप ऑफ मोटार कौन सा यूज़ करोगे, सीमेंट और लाइम। 2-3 लाइन बनानी पड़ेंगी, एक और बना देते हैं, यहाँ बना दो टाइप ऑफ मोटार, ऊपर लिख लो ये टाइप ऑफ वर्क, ये टाइप ऑफ मोटार। कहाँ लिख दूँ, ऐसा करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। दिस इज टाइप ऑफ मोटार, जो इसमें टाइप ऑफ वर्क उसमें रेशियो लिख लो, ठीक है। अब टाइप ऑफ मोटार कौन सा करोगे, सीमेंट और लाइम। दिस इज सीमेंट और लाइम, यहाँ पे रेशियो यूज़ करोगे 1:3 1:3, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंस्ट्रक्शन है डैम प्रूफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे सीलन वगैरह है, डैम प्रूफिंग कोर्स है, या DPC में बोल सकते हो आप, जो DPC समझ रहे हो ना, जो एंड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है, एंड सीमेंट कंक्रीटिंग पेमेंट। सीमेंट कंक्रीटिंग पेमेंट में यहाँ पे यूज़ करेंगे सीमेंट मोटार और 1:2 में, ओनली सीमेंट मोटार 1:2, सीमेंट मोटार 1:2। इस पे क्या क्या होगा, मतलब डैम प्रूफिंग समझ गए ना, मतलब टू अवॉइड सीपेज को वो करना है, और प्लिंथ लेवल जिसको बोलते हैं, समझ गए क्या, DPC को। दिस इज प्लिंथ लेवल। नेक्स्ट इज जनरल RCC वर्क, थर्ड इज जनरल RCC वर्क, जिसमें अपने कॉलम स्लैब ये सब बनाने हैं। यहाँ पे अपने को सीमेंट मोटार 1:3, सीमेंट मोटार 1:3 ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख लो कॉलम स्लैब, सच एज कॉलम स्लैब स्टेयर्स, ये सब। हो गया। नेक्स्ट इज इंटरनल वॉल्स, जो अंदर की वॉल्स हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट्स हैं। दिस इज इंटरनल वॉल्स, मतलब लेस इम्पोर्टेंट
लेस इम्पोर्टेंस, यहाँ यूज़ करेंगे हम लाइम सिंडर मोटार। दिस इज लाइम सिंडर मोटार। मतलब लाइम सिंडर जो है एज आ, क्या बोलते हैं इसको, एज आ एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, जो एशीज बोल सकते हो, जो राख होती है। सिंडर जैसे एशीज, राख नहीं होती जैसे, वैसे ही एशीज, जैसे जहाँ पे सैंड यूज़ कर रहे हो वहाँ पे ऐश यूज़ कर सकते हो, राख जो है एज आ एग्रीगेट, और बाइंडिंग मटेरियल एज ए लाइम यूज़ कर लेंगे। तो लाइम और सिंडर, क्योंकि उसमें कॉस्ट बचानी है हमारे को, यहाँ पे आ जाएगा 1:3 में। दिस इज़ 1:3। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे कुछ भी पूछ लेता है उठा के। पांचवा है मोटार फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स। मोटार फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स। मोटार फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स। अब फायर रेजिस्टिंग मोटार, यहाँ पे फायर रेजिस्टिंग मोटार, फायर रेजिस्टिंग मोटार यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड कितने पार्ट, 2 पार्ट ऑफ फायर ब्रिक्स, जो फायर ब्रिक का पाउडर है उसको यूज़ करेंगे। क्रश्ड फायर ब्रिक, जो क्रश्ड है उसको क्रश्ड लिख लो। दिस इज फायर ब्रिक क्रश्ड। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल में सीमेंट मोटार और लाइम मोटार दोनों यूज़ कर सकते हो। सीमेंट मोटार और लाइम मोटार, रेशो रहेगी 1:3 ही। सेवंथ लिखो प्लास्टरिंग वर्क। अब प्लास्टरिंग करनी है आपको टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर, तो इसमें आप स्मूथ मोटार के लिए सीमेंट मोटार और लाइम मोटार दोनों यूज़ कर सकते हो। और लाइम कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, फैट लाइम। सीमेंट मोटार और लाइम मोटार, ये लाइम जो है वो फैट लाइम सातवां। अब यहाँ पे ये सारी कहानी होगी उसका, ये इसकी वैल्यू जो आएगी 1:3 से 1:4, ये लिख लो 1:3 से 1:4 ये आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसी में लाइम मोटार यूज़ कर रहे हो तो 1:2 कर देना इसका। दिस इज 1:2 दोनों ध्यान रखो। अगर सीमेंट मोटार यूज़ कर रहे हो तो 1:3 से 1:4 ले सकते हो। अगर लाइम मोटार यूज़ कर रहे हो तो 1:2 ले लेंगे। हाँ, फैट लाइम यूज़ करते हैं इसमें। नेक्स्ट इज पॉइंटिंग वर्क, 8वां हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क क्या होता है, पॉइंटिंग वर्क पॉइंटिंग वर्क में यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है इसके लिए, और सीमेंट मोटार यूज़ करेंगे। सीमेंट मोटार 1:1 से 1:2, यहाँ तक सीमेंट मोटार यूज़ करते हैं 1:1 से 1:2। चलो, और रह गया स्टोन मेजनरी। स्टोन मेजनरी हो गया था। 9th स्टोन मेजनरी में 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइम मोटार, सीमेंट मोटार। दिस इज लाइम मोटार और सीमेंट मोटार। अब लाइम मोटार और सीमेंट मोटार में वैल्यू कितनी है, 1:2 और 1:6। इसमें 1:2 एंड 1:6 ये ले लेंगे। नेक्स्ट 10th इज स्टोन मेजनरी विद बेस्ट स्टोन। स्टोन मेजनरी
स्टोन मेजनरी विद बेस्ट स्टोन, विद बेस्ट स्टोन। इसमें भी लाइम मोटार 1:2, लाइम मोटार यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिक लाइम मोटार, लाइम यूज़ करोगे हाइड्रोलिक लाइम, यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम यूज़ कर लोगे, और 1:2, मतलब जहाँ पे स्टोन भी साथ में लग रहे हैं और स्टोन की इमेजनरी भी है और स्टोन भी आपने ऊपर से उसको कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो स्टोन के लिए बोल दिया इसमें। ठीक है, तो ये सारी कहानी आ गई। नेक्स्ट लिखो रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। यहाँ पे सीमेंट मोटार यूज़ कर लोगे, दिस इज सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार 1:3, 1:3 में। नेक्स्ट इज थिन जॉइंट्स इन ब्रिक वर्क, थिन जॉइंट्स इन ब्रिक वर्क, थिन जॉइंट्स इन ब्रिक वर्क में यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लाइम मोटार 1:3 में, लाइम मोटार 1:3 में, लाइम मोटार 1:3। ये लिख लो, ये सारी चीज़ें होगी। अल्टीमेटली अब आपको एक चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी। एक तो पॉइंटिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क क्या होता है? पॉइंटिंग वर्क होता है जैसे आपने मसाला लगा दिया, अब वो कुछ रिपेयर मांग रहा है, कुछ खड्डे रह गए उसके अंदर, दोबारा से पॉइंट करने के लिए उसको स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, इसलिए पॉइंट वर्क करते हैं, तो रेशो 1:3 कर लेते हैं, 1:1 का, सॉरी, समझ गए ना बात? तो ये सारी कहानी है। चलो अब ये सारे पढ़ लेना, बस ये सवाल आए हुए हैं तभी आपको बता दिया। पूछ लेगा पॉइंटिंग वर्क के लिए कितना रेशो लगाना पड़ेगा, वो बेसिक जेईई के क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें 1:1, इसमें 1:2, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो ये मोटार हो गया ख़त्म। नेक्स्ट शुरू करते हैं एग्रीगेट, नेक्स्ट शुरू करते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट एग्रीगेट अब यहाँ पे जो एग्रीगेट यूज़ करूँगा, कौन सा यूज़ करूँगा? कोर्स एग्रीगेट। अभी तक कौन सा यूज़ कर रहा था? सैंड यूज़ कर रहा था, अब कौन सा है? दिस इज कोर्स एग्रीगेट। इसी के टेस्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसको। प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, aggregate governs the property of aggregate governs the property of concrete, governs the property of concrete, कंक्रीट की प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा जो एग्रीगेट की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी under the property under consideration is strength and workability, strength and workability। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ लिख लो, ये भी इसी में थर्ड पार्ट काट के स्ट्रेंथ ही लिख लो पहले, ब्रैकेट में डाल के। स्ट्रेंथ क्या होती है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग, तो लिख लो इसमें। तो रेजिस्टेंस कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग। अब ये डिपेंड किस पे करेगी? इट डिपेंड्स अपॉन इंटरलॉकिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरलॉकिंग। भी कैसी इंटरलॉकिंग है? बिटवीन एग्रीगेट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिटवीन एग्रीगेट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, एग्रीगेट और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच में कैसी इंटरलॉकिंग है। ठीक है,
और ये फंक्शन किसका होता है, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ, दिस इज कॉन्टैक्ट एरिया एंड रफनेस। अब इसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, रफनेस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी अभी तक नहीं पढ़ा है ना मैंने, वर्केबिलिटी जस्ट बताया था, वर्केबिलिटी भी लिख लो। तीसरा पॉइंट, दिस इज वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी, अब वर्केबिलिटी कितनी आसानी से सारा काम कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें लिखो इट इज़ द ईज विद विच, इट इज़ द ईज, इट इज़ द ईज विद विच वर्क, with which work like, कौन कौन से वर्क है, like mixing, placing, ट्रांसपोर्टिंग जो है, ये सारा काम इजीली हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन लिख लो, कोई बात नहीं। ईज विद विच वर्क लाइक मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिनिशिंग, तो ये सारे काम उससे आसानी से हो जाए। फिनिशिंग एंड फिनिशिंग लिख लो, प्लेसिंग एंड फिनिशिंग होता है, एंड फिनिशिंग, ये सारे काम आसानी से हो जाए, इसको वर्केबिलिटी बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द ईज, चौथा पॉइंट लिखो इसमें, द ईज of this work depends upon the friction. The ease of this work depends upon the friction between the particles, friction between the particles which reduces which can be reduced by lubricating action, which can be reduced by lubricating action which can be reduced by lubricating action of paste of binding material, of paste of binding material। ये देखो, ये सारी कहानी होगी इसकी। चलो, पहले समझा ही दूं क्या साथ साथ ही। चलो समझ लो पहले और क्या है। चलो देखो क्या बताया। अब सबसे पहले मैंने बताया एग्रीगेट क्या है। एग्रीगेट जो यहाँ पे बात करूँगा मैं कोर्स एग्रीगेट की करूँगा। द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट गवर्न करती है भी जो क्या प्रॉपर्टी कंक्रीट की होगी। जो प्रॉपर्टी एग्रीगेट की होगी वही प्रॉपर्टी किसकी बताएगा, एग्रीगेट, वो कंक्रीट की होगी। अब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, शेप कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट बताया प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन। बोला प्रॉपर्टी के अंडर हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किसका होता है, स्ट्रेंथ का और वर्केबिलिटी का, कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और वर्केबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट बताया यहाँ पे स्ट्रेंथ है क्या, यहाँ पे स्ट्रेंथ है रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ग्रेजुअल लोडिंग। नेक्स्ट ये डिपेंड किस पे करेगा, अब स्ट्रेंथ ज़्यादा कब होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा कब होगी, जब उसकी इंटरलॉकिंग अच्छी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये डिपेंड करेगा किसका, इंटरलॉकिंग पे। इंटरलॉकिंग किस किस के बीच में, एग्रीगेट और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच में, जो स्ट्रेंथ है उसकी, या इन दोनों के बीच में, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। एग्रीगेट के बीच में, एग्रीगेट या मतलब जो पार्टिकल्स हैं एग्रीगेट के, इन सब के बीच में जो बॉन्ड वो है, इंटरलॉकिंग है। अब इंटरलॉकिंग होगी तो क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो जितनी अच्छी इंटरलॉकिंग होगी उतनी अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली ये दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है इंटरलॉकिंग, किस किस पे, एग्रीगेट और एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, अलग अलग चीज़ें बता दी। विच इज फंक्शन ऑफ, अब ये फंक्शन किसके हैं, कॉन्टैक्ट एरिया एंड रफनेस के। अब कॉन्टैक्ट एरिया कैसे हैं, कॉन्टैक्ट एरिया कैसे हैं,
अब ये पार्टिकल की शेप पे डिपेंड करेगा। अब पार्टिकल की शेप कैसी है, या तो राउंडेड होगी या होगी एंगुलर होगी। अब राउंडेड पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो एक डब्बे के अंदर आपने बॉल डाल दो, उनका कॉन्टैक्ट एरिया कितना होगा, कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, अरे बहुत कम होगा, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम हो जाएगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। और एंगुलर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड किस पे कर गया, कॉन्टैक्ट एरिया पे। रफनेस कैसे, अब एक है स्मूथ सरफेस, एक है रफ में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा क्या उसमें होगा, रफ में ज़्यादा होगा कि फ्रिक्शन पे रफ में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि स्मूथ में ज़्यादा होगा, रफ में ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग अच्छी हो जाएगी, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ें बताइए। नेक्स्ट बताया वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या है, इट इज़ द ईज विद विच वर्क लाइक मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, फिनिशिंग, ये सारा काम आसानी से हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट बताया द ईज ऑफ दिस वर्क, कहते हैं ये जो ईज, आसानी से जो होने वाला वर्क है वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है बिटवीन द पार्टिकल विच कैन बी रिड्यूस। अब उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कौन कर देगा, लुब्रिकेटिंग एक्शन कर देगा। वो कैसे करता है वो आगे वो देखेंगे सारी सारी। तो बाइंडिंग मटेरियल जो है वो लुब्रिकेट कर देता है और फ्रिक्शन क्या हो जाता है फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है उससे। ठीक है, तो उसी को डिस्कस करेंगे अभी। देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हो, तब देखते हैं लुब्रिकेशन का कहानी भी देखते हैं इसके अंदर ही। चलो अब आ जाओ, कहाँ से शुरू कर दें। शेप, फर्स्ट मेरी प्रॉपर्टी है शेप ऑफ द एग्रीगेट। शेप ऑफ एग्रीगेट, कैसी शेप होनी चाहिए, शेप ऑफ एग्रीगेट। अब शेप कौन कौन सी पढ़ रखी है आपने, शेप कौन कौन सी पढ़ रखी हैं, या तो होगी राउंडेड होगी, और या होगी अपनी एंगुलर ले लो, दिस इज एंगुलर। ठीक है, ये एंगुलर होगी। या होगी कैसी होगी, या होगी ये पेपर टाइप, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं फ्लैकी बोलते हैं ना, फ्लैकी बोल दो, ये लिख लो सारी। दिस इज फ्लैकी, दिस इज राउंडेड एंड दिस इज इलोंगेटेड फ्लैकी, ये सारी शेप्स होगी इसकी। और एंगुलर बोला था क्या इसको, सॉरी एंगुलर बोला था, ये एंगुलर है, दिस इज एंगुलर फ्लैकी। और एक रहेगी अपनी, दिस इज इलोंगेटेड पेन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज दी इलोंगेटेड, जैसे पेन होता है वैसी। फ्लैकी मतलब जैसे पेपर है, ठीक है, फ्लैकी मतलब जैसे पेपर है, इलोंगेटेड मतलब जैसे पेन, समझ गए। और एंगुलर तो समझ गए। नेक्स्ट राउंडेड, ये सारी चीज़ें अब इस पर डिपेंड करेगी सारी चीज़ें। हो गया, चलो लिख लो इसके बारे में। शेप ऑफ एग्रीगेट, shape of aggregate governs the both workability and strength, workability and strength, ये सही नहीं लिखा गया, workability and strength, workability and strength. Shape of aggregate governs the both workability and strength. ठीक है, नेक्स्ट राउंडेड एग्रीगेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, राउंडेड एग्रीगेट लीड्स टू द फॉर्मेशन, राउंडेड एग्रीगेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्केबल मिक्स हैविंग लो स्ट्रेंथ, workable mix having low strength, workable mix having low strength, as lesser is the area to be lubricated, as lesser is the area to be as lesser is the area to be lubricated, जितना एरिया लुब्रिकेट लेस होगा, मैंने लो स्ट्रेंथ लिखवा दिया क्या, हैविंग लो स्ट्रेंथ है, एज लेसर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड एंड पुअरर इज द इंटरलॉकिंग, पुअरर
इज द इंटरलॉकिंग, पुअरर इज द, सबसे पुअर होगी उसकी इंटरलॉकिंग, ठीक है। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। चलो ये बता दिया राउंडेड के लिए। देखो क्या बताया अभी, तो चलो राउंडेड लिख लिया, अभी आगे और लिख लो, एंगुलर का भी लिख लो, तो इकट्ठे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लिखो एंगुलर एग्रीगेट, हो गया। नेक्स्ट लिखो एंगुलर एग्रीगेट के लिए, दिस इज एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट में लिखोगे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिक्स, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ angular aggregate leads to the formation of strong mix having less workable and better is the interlocking particles, and better is the interlocking, ठीक है। but more is the area to be lubricated, ये लिख लो, more is the area to be lubricated, सारी कहानी होगी, हो गया। नेक्स्ट कौन से बच गए, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड, ये और लिख लो। ये दूसरा था, अरे तीसरा पॉइंट तो था इसका, तो ये तो प्रॉपर्टी होगी, ये पहली प्रॉपर्टी है। ऐसा करो, सुनो, पहले लिख लो प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख लो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है शेप, प्रॉपर्टी होगी पहली शेप के अंदर भी पहली क्या आ गई, राउंडेड, शेप के अंदर पहली क्या आ गई, राउंडेड, दूसरी आ गई आपकी एंगुलर, तीसरी आ गई आपकी फ्लैकी एंड इलोंगेटेड, इसमें लिखो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पुअर मिक्स, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पुअर मिक्स, ठीक है, leads to the formation of poor mix which has low strength and low workability, low strength होगी and low ही workability होगी। as poor is the interparticle locking, poor is the interparticle locking, क्या रह गया, and higher is the area to be lubricated, हायर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड, ठीक है। ये सारी कहानी होगी। अब कोई और बचा क्या? चलो मेजर तो इससे कर देंगे बाद में। चलो पहले ये समझते सारे, कुछ और तो नहीं बचा। चलो समझो इसको, सारी चीज़ों को। देखो मैंने क्या बताया, कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी मेरी शेप ऑफ द एग्रीगेट। अब शेप में भी 4 शेप होती हैं, पहली राउंडेड, दूसरी एंगुलर, तीसरी फ्लैकी, चौथी इलोंगेटेड। अब चारों की चारों शेप्स को हम पढ़ते हैं। अभी यहाँ से क्या सवाल बन सकता है, कंक्लूजन क्या क्या है। देखो अगर पार्टिकल आपका राउंडेड है, तो क्या फॉर्म करेगा वो, वर्केबल मिक्स करेगा, मतलब ज़्यादा देर तक उसको यूज़ कर सकते हो।
समझ रहे हो, ज़्यादा देर तक उसको यूज़ कर सकते हो, बट उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड लेसर इज टू बी द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड एंड पुअर इज द इंटरलॉकिंग एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल। कैसे 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 सर इसमें ज़्यादातर अगर जैसे यूज़ हो जाएगी तो ये भी क्या होने से लुब्रिकेंट होगा नहीं। लुब्रिकेशन कम क्यों होगा? ज़्यादा अरे पार्टिकल कैसे हैं, राउंडेड हैं, तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, कम है। कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो वो जो लुब्रिकेशन आप पेस्ट डालेंगे ऊपर से वो कम लुब्रिकेट करेगी पार्टिकल्स को, समझ रहे हो। तो जब लुब्रिकेशन कम करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली मसाला लगा ही नहीं पूरा उसको, वो नेग्लिजिबल रहेगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी, इंटरलॉकिंग क्या है उसमें, वैसे ही इंटरलॉकिंग क्या है, पूरा है। नेक्स्ट इसमें ये पता लग गया, अगर कोई भी जो अपना क्या बोलते हैं इसको, कोई भी जो मिक्स है, कंक्रीट मिक्स है, अगर वर्केबल है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, समझ गए ना बात। अगर वर्केबल है, देखो इसकी वर्केबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वर्केबिलिटी ज़्यादा है, उस स्ट्रेंथ क्या होगी इसमें, कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी का उल्टा अब आया एंगुलर एग्रीगेट। अब एग्रीगेट कैसा है, एंगुलर। अब एंगुलर एग्रीगेट है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग मिक्स बनाएगा। स्ट्रॉन्ग मिक्स बनाएगा जहाँ वर्केबल क्या होगा, जो लेस होगा, इंटरलॉकिंग पार्टिकल क्या होंगे, बेटर होंगे, आपस में ज़्यादा हो जाएंगे, लुब्रिकेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी। एक ही क्वेश्चन पूछ लेगा, उस भी पूछ लेगा, इसकी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी पूछ लेगा, इंटरलॉकिंग कैसी है इसकी, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड सी बात है। अगर ना ध्यान आए, आप राउंडेड को बॉल डाल लो किसी भी उसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें लुब्रिकेशन करेंगे तो क्या रहेगा, कम लुब्रिकेटेड होगा वो उस, और इंटरलॉकिंग वैसे कम दिख रही है इसकी। नेक्स्ट फ्लैकी और इलोंगेटेड। अगर फ्लैकी है, फ्लैकी मतलब पेपर, फ्लैकी से आपको सिर्फ पेपर याद रखना है, और इलोंगेटेड से पेन, इलोंगेटेड से पेन। अब लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये कैसा मिक्स बनाएगा, पुअर मिक्स बनाएगा। अब पुअर मिक्स बनाएगा, अब ये देखो ये ऐसे लग रहा है, ये कोई स्ट्रेंथ थोड़ी देगा, स्ट्रेंथ कैसी देगा, लो। वर्केबिलिटी भी क्या है इसकी, लो है ना, तो वर्केबिलिटी है ना ही इसकी क्या है, स्ट्रेंथ भी नहीं है। और पुअर इज दी, अब इन दोनों की इंटरलॉकिंग है कुछ, इंटरलॉकिंग कुछ है ही नहीं, तो इंटरलॉकिंग है ही नहीं, तो हायर इज दी। अब सबसे ज़्यादा एरिया क्या, लुब्रिकेटेड क्या होगा, लुब्रिकेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ही रुक जाएगी, तो लुब्रिकेशन सबसे ज़्यादा रहेगी। तो सारा का ये उल्टा हो गया, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड। ये सारी चीज़ ध्यान रखनी। एक सवाल बनता है इसमें से, आपको ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब करते हैं अब एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो। नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नोट डाल के पॉइंट लिखो। एक्सीलेंट, excellent excellent concrete made by concrete excellent concrete made by using the crushed stone, using the crushed stone, excellent concrete made by using the crushed stone, but the particle should be, but the particle should be roughly cubical in shape, roughly cubical in shape, roughly cubical in shape। ये आपको ध्यान रख लेना है भाई। एक्सीलेंट कंक्रीट किसको बोला है, वहाँ पे क्रश स्टोन होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए, समझ गए ना। और रफ होना चाहिए, उससे क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी उससे, तो उसको एक्सीलेंट कंक्रीट बोला गया है उसको, ठीक है। एक जनरल बात बता दी वैसे इसको। चलो अब करते हैं हम एंगुलरिटी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही, एंगुलरिटी। हाँ प्रॉपर्टी नहीं है यार, ये शेप बताइए अभी तो। अब इसी में एक टॉपिक एंगुलरिटी नंबर बताना, वही डिस्कस होगा सारा। नेक्स्ट लिखो एंगुलरिटी और राउंडनेस, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, कैसे मेजर कर सकते हैं इसको। तो आप टॉपिक डालना है तो एंगुलरिटी नंबर लिख लो, ठीक है, एंगुलरिटी नंबर लिख लो। अब लिख लेते हैं, ठीक है। एंगुलरिटी नंबर लिखो, एंगुलरिटी एंड राउंडनेस, एंगुलरिटी एंड राउंडनेस of aggregate is measured, of aggregate is measured in terms of angularity number।
इन टर्म्स ऑफ एंगुलरिटी नंबर, एंगुलरिटी नंबर के फॉर्म में करते हैं इसको, विच रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सैंपल, विच रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन द सैंपल, प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट एंगुलरिटी नंबर वेरीज, एक क्वेश्चन बनेगा इससे, एंगुलरिटी नंबर वेरीज, एंगुलरिटी नंबर वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 11, वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 11, angularity number varies in the range of 0 to 11 if percentage of voids in the sample, if percentage of voids in the sample, if percentage of voids in the sample are 33%, percentage of voids in the sample are 33%, परसेंटेज वॉइड इन सैंपल 33%। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, एंगुलरिटी नंबर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा एंगुलरिटी नंबर 0। अगर 33% है तो एंगुलरिटी नंबर 0। ठीक है, नेक्स्ट एंड परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, इफ परसेंटेज ऑफ वॉइड्स आर 44%, if percentage of voids are 44% then it is taken to be 11, then angularity number is 11। ये समझ के बाद एंगुलरिटी नंबर ले लेंगे 11। ठीक है, ये सारी कहानी है। चलो इसको वेरी कराते हैं। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और ख़त्म करते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने एक ये बना के दिखाया तो एक सीरीज सी, एंड नीचे लिख दो, नीचे क्या लिख दें, ऊपर लिख दो एंगुलरिटी नंबर, दिस इज़ एंगुलरिटी नंबर 0 एंड दिस इज़ 11, एंड यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं यहाँ पे 33% और यहाँ पे हैं 44%। तो ऐसे ध्यान रख लेना, 33 से 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये सारी समझ गए। तो ऐसे वेरी कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी क्वेश्चन कराता हूँ, इस पर कैसे सवाल पूछेगा उस पर क्वेश्चन बता दूंगा अभी आपको। आप समझ लेते हैं इसको क्या क्या कहना चाह रहा है। इसने बोला चलो एक एग्जांपल साथ में ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, अभी समझाया भी है वैसे, तो एग्जांपल ले लो एक। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं अपने, दिस इज़, बनाना तो टास्क है, बहुत देर लग जाएगी आज तो। चलो चलो ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद है अपना दूसरा ले लेते हैं एंगुलर, एंगुलर ले लो, दिस इज, यार बनाने भी तो ऐसा करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे समझ गए ना, ये एंगुलरिटी दिखा दी। पूरा बना लेना आप, दिस इज एंगुलरिटी दिखा दी। ठीक है, एंगुलरिटी दिखा दी। अब ये बताओ मुझे वॉल्यूम वॉइड्स किस में ज़्यादा किस में कम, वॉल्यूम वॉइड्स किस में ज़्यादा किस में कम,
किस में होंगे? अच्छा, तो कॉन्टैक्ट एरिया कम होने से क्या होता है? तो वॉल्यूम वेट तो बढ़ गए, वॉल्यूम वेट तो बढ़ गए। ओ सॉरी, वॉल्यूम वेट तो कम हो गया ना, वॉल्यूम वेट तो साइज सेम है, दोनों साइज सेम ले लो। और बताओ, दोनों के पार्टिकल का साइज सेम है, एक एंगुलर है और एक राउंडेड है। अब बताओ सर इसमें वॉल्यूम वेट किस में ज़्यादा होंगे? इस वाले में क्यों? सर इसमें शेप अलग अलग है, हाँ, शेप एक है। शेप अलग अलग है, तो इसमें वॉल्यूम वेट क्या है? इसमें वॉल्यूम वेट्स ज़्यादा, यहाँ पे वॉल्यूम वेट क्या हो जाएंगे? कम रहेंगे। समझे बात को? अब यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? कोई एनर्जी की अपने आप ही कंप्रेस कर देंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। समझ गए बात? मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ लिख लो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। अब ज़्यादा है तो वही कंटेनर में बोल ले लो, उससे समझ आ जाता है अपने को। तो यहाँ पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड, अपने आप ही क्या हो जाते हैं? नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सारी कहानी आ जाएगी। अच्छा, इसकी पैकिंग कैसी होगी? ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी पैकिंग क्या होगी? पुअर होगी। तो ये सारी कहानी आ जाएगी। ठीक है, तो एंगुलरिटी नंबर पे आ जाओ। अब एंगुलरिटी नंबर बताओ, एंगुलरिटी नंबर किसका आएगा? अच्छा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे राउंडनेस ज़्यादा है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे राउंडनेस ज़्यादा है, राउंडनेस ज़्यादा है यहाँ पे, एंगुलरिटी क्या है? एंगुलरिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे राउंडनेस ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउंडनेस ज़्यादा, एंगुलरिटी कम। यहाँ पे एंगुलरिटी, राउंडनेस क्या हो जाएगी? राउंडनेस कम, एंगुलरिटी मैक्सिमम। तो जब भी आपके वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स 33% रह जाएंगे, तब उसको एंगुलरिटी नंबर कितना बोल दोगे? उसको 0। जैसे ही राउंडनेस आपकी क्या है? इंक्रीज। कौन है? हेलो, हाँ जी, चलो। अब यहाँ पे अल्टीमेटली मैंने क्या बताया? जब भी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आपके इसमें क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, कम हो गए 33% तक रहेंगे, 33% तक रहेंगे, तो एंगुलरिटी नंबर क्या होगा? 0 होगा। अगर यही वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बढ़ के कितने हो जाते हैं? 44% हो जाते हैं, तब एंगुलरिटी नंबर कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। बस इसी के बीच में डिफाइन होता है। इससे ज़्यादा आ जाए तो भी 11 लेना है, इससे कम आ जाए तो भी 0 लेना है। बात खत्म। समझ गए ना बात? अब ये क्वेश्चन कराऊंगा, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखिए, इस पर इसको समझाते हैं क्वेश्चन के थ्रू। द वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, द वेट ऑफ कोर्स, द वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 है। नेक्स्ट, विच इज़ कम्प्लीटली फिलिंग इनटू अ सिलेंडर, विच इज़ कम्प्लीटली फिलिंग into the, which is completely filling into the cylinder of volume 0.003 meter cube, of volume 0.003 meter cube, of volume 0.003 meter cube, is 5247 gram, is 5247 gram, is 5247 grams. What is its angularity number? What is its angularity number? इसका angularity number क्या होगा? And comment upon the shape of aggregate. And comment upon the, and comment करो, comment upon the shape of the aggregate. Shape aggregate. Comment upon the shape of the aggregate. करो, स्टार्ट करो। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स निकालने हैं आपको।
ठीक है, समझाई? बस वो पहले चैप्टर पढ़ रखा है, कौन सा, सोइल का, वही लगाना है यहाँ पे। पहले चैप्टर पढ़ रखा है ना, फॉर्मूले तो याद होंगे कुछ, एक दो फॉर्मूले तो याद होंगे। चलो लगाओ, क्या क्या दे रखा है देखो। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, टोटल वॉल्यूम कितना है 0.003 मीटर क्यूब। अच्छा, वेट दे रखा है, कितना वेट है 5247। व्हाट इज इट्स एंगुलर नंबर, एंगुलर नंबर निकालना है। अब ऐसा एक सवाल आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में उठा के, शेप बता देगा, क्या शेप बतानी है वो बतानी होगी बस। देखो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या क्या दे रखा है देखो, दिस इज सॉल्यूशन जी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2.65 एंड टोटल वॉल्यूम इज 0.003 मीटर क्यूब एंड वेट कितना दे रखा है 5247 ग्राम। जी किसके इक्वल होता है, व्हाट इज जी बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल है, जी किसके इक्वल होता है, जी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये होता होगा। सर इसका ही हुआ ना, एक ही है। हाँ मैंने यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ से मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ ले आए, दिस इज मास ऑफ सॉलिड टू दी जी इनटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, वॉल्यूम सॉलिड आ जाएंगे। निकालो वॉल्यूम सॉलिड कितने आ गए। सर इसमें शेप भी दे सकता है वो? हाँ देगा वो शेप, मैंने आपको लिख के नहीं बताई, आप खुद बता देंगे। आप अपने को ऑब्जेक्टिव नहीं देगा तो भी बता देंगे, अभी देखते जाओ कैसे बताते हैं। निकालना तो शेप दे देगा तो यूज होगी वो शेप जैसे सर्कुलर शेप है। हाँ, इसके अंदर ये बता देगा अभी कितना राउंडेड है कितना एंगुलर है उस फॉर्म में। अभी देखो आप एंगुलरिटी नंबर आ जाएगा तो उस पता, अच्छा एंगुलरिटी नंबर आ गया 43 तो क्या बोलोगे, ज़्यादा एंगुलर है, मोर एंगुलर, लेस राउंडेड। अगर आ गया 34 फिर मोर राउंडेड, लेस एंगुलर। इस टाइप में देगा, समझ आ जाएगा आपको क्या है, समझ गए ना। चलो अब बताओ इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। मास ऑफ सॉलिड कितने, मास ऑफ सॉलिड्स हो, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 5247 किलोग्राम में करना हो तो 10 की पावर -3। जी की वैल्यू कितनी है 2.65, यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। वैल्यू सोल्व कर लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल दो। कितना आ गया, कितना आ रहा है 0.00019, ये 9 आ गया, ये आ गया 0.00198, ये ठीक है, अब 198 आ गया। नेक्स्ट अब ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालने हैं अपने को। वॉल्यूम वॉइड किसके इक्वल, वॉल्यूम वॉइड किसके इक्वल, टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दूँ तो आ जाएगा, ये आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम दे रखा है अपने को 0.003 माइनस में 0.00198, निकालो इसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएंगे। कितना आ रहा है देखो, जीरो पॉइंट 0.00102। अब ये आ गया अपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब निकालनी है मुझे टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज कैसे निकालूं, वॉल्यूम वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम इनटू में 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं 0.00102
2 डिवाइड बाय में 0.003 गुना में 100, सोल्व करो कितना आ रहा है, परसेंटेज आ जाएगी, कितना आ गया जल्दी बताओ। वैल्यू बता दो। 34 आई समझ में। अब इसका मतलब इसी शेप क्या पता लग रही है, एंगुलरिटी नंबर कितना आ गया, इससे एंगुलरिटी नंबर बताओ। 33 के लिए कितना था, अरे 33 के लिए कितना था, 0। 34 के लिए कितना होगा, अरे एक भाई, एक होगा, 1 से 11 तक हो, 44 के लिए 11 है। एंगुलरिटी नंबर कितना आ गया। अब ये ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एंगुलरिटी नंबर 1 2 3 4, आपने देखना है कितना फर्क है। 33 के लिए 0, 34 के लिए 1, 35 आया था तो 2 कर देते, ये ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है, और आता ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये, तो एंगुलरिटी नंबर आ गया। 38 आया था तो कर देते ऐसे ही। 33 के लिए कितना है 0, 34 के लिए 1, 35 के लिए 2, 33 के लिए 3, 34 के लिए 36 के लिए 4, 37 के लिए 5, 38 के लिए 7, ये जितना भी आ गया तो ये एंगुलरिटी नंबर आ जाएगा। तो ऐसा एक सवाल बनता है। अब शेप पूछ लीजिए, शेप पे कमेंट कर लो। एंगुलरिटी नंबर 1 है तो मोर क्या है, राउंडेड, लेस एंगुलर, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब एक बात देखो, मान लो अपनी एंगुलरिटी नंबर ज़्यादा आ गया, अब वॉल्यूम वॉइड्स क्या हो गया, बढ़ गए। समझो इधर देखो, एक नई चीज़ बताता हूँ। अपने 2 टाइप के पार्टिकल हैं, एक तो राउंडेड है, एक एंगुलर है। अब मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा मतलब वॉइड्स है ना वो तो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या फील होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या फील होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा हैं। अब लुब्रिकेशन क्या हो जाएगा उसमें, वो अरे समझे नहीं, लुब्रिकेशन क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस बात है। तो एंगुलरिटी में क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वॉल्यूम वॉइड्स वाला तो निकल नहीं पाता ना, जो ऊपर। अब वॉल्यूम वॉइड्स तो फुल है, इतनी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम वॉइड्स है, ज़्यादा वॉल्यूम वॉइड्स होंगे, बाकी क्या बचेगा, कम बचेगा, लुब्रिकेशन अच्छे से हो पाएगी। तो ये सारी कहानी होती है, समझ गए ना बात। तो ये चीज़ें हैं। चलो, मोर इज द राउंडेड एंड लेस इज द एंगुलर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। कितना टाइम हो गया देखना इसको, 2 मिनट रोक लो, पानी पुनी पो, थोड़ा एक टॉपिक और करते हैं। फ्लैकी, इलोंगेटेड, ये भी बड़े सारे हैं, टेक्सचर भी कर देते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, फ्लैकीनेस इंडेक्स। फ्लैकीनेस इंडेक्स, पहला एंगुलरिटी नंबर था ना, अब फ्लैकीनेस इंडेक्स। फ्लैकीनेस इंडेक्स देखो इसके बारे में। फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट, फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट इज मेजर्ड, फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट इज मेजर्ड in terms of parameter, in terms of parameter flackiness index. Flackiness index. Flaky particles are those, जो फर्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ से एक सवाल बनेगा, ठीक है। Flaky particles are those, flaky particles are those flaky particles are those those least lateral dimension of which is smaller than 3/5 times of mean value, which is smaller than 3/5 times of mean value, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, फ्लैकीनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज, flackiness index is defined as
percentage of flakiness index is defined as percentage of flaky particles, percentage of flaky particles flakiness index is defined as percentage of flaky particles is flaky particles in the sample, flaky particles in the sample, in the सैंपल में कितने फ्लैकी पार्टिकल्स हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फ्लैकीनेस इंडेक्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया। दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, कितना हो गया, अब टेस्ट के बारे में लिखना है, तीसरा पॉइंट, दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल हैविंग साइज, फॉर द पार्टिकल हैविंग साइज less than 6.3 mm, having size less than 6.3 mm। चलो नेक्स्ट लिखो, कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए, चौथा पॉइंट लिखो। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट, इन ऑर्डर टू perform this test, sufficient quantity of aggregate must be considered, sufficient quantity of aggregate must be considered, sufficient quantity of aggregate must be considered, हो गया। such that 200 pieces of each fraction, 200 pieces of each fraction can be gauged, पांचवा पॉइंट, particles of each fraction is passed, particles of each fraction passed, particles of each fraction passed turn by turn through the respective opening, turn by respective opening, respective opening, ठीक है। over the thickness gauge, ये एक वो है, थिकनेस गेज बोलते हैं इसको, over the thickness gauge and weight of aggregate to pass through this, and weight of aggregate through pass, aggregate सीधा लिखो, थ्रू नहीं आएगा, पहले पास लिखो, pass through this, weight of aggregate pass through this opening is noted, through this opening is noted, ठीक है, opening is noted, and which express, note के बगैर, and which express in terms of, original weight के हिसाब से भी करेगा, which express in terms of original weight,
in terms of original weight, in terms of original weight, उस ओरिजिनल वेट के रिस्पेक्ट में उसको, एंड इज टर्म्ड एज फ्लैक्कीनेस इंडेक्स। हो गया, ओरिजिनल वेट एंड इज टर्म्ड एज फ्लैक्कीनेस इंडेक्स बोलेंगे इसको, फ्लैक्कीनेस इंडेक्स को बोलेंगे, फ्लैक्कीनेस इंडेक्स। ठीक है, ये सारी कहानी होगी। एक नोट डाल के वो लिख लो, फ्लैक्कीनेस इंडेक्स should not be more than 15%, 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लैक्कीनेस इंडेक्स should not be more than 15%. In general to be used for preparation of concrete. In general to be used for concrete. चलो ये सारी कहानी हो गई। ठीक है, ये फ्लैकी इंडेक्स का हो गया सारा। अब अपने को एक फ़ोटो चाहिए थिकनेस गेज की। अब अपने को एक फ़ोटो चाहिए थिकनेस गेज की। अब इसको एक रोक, ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट सबसे पहले इसकी कहानी देख लेते हैं। पहले इसकी कहानी क्या बताई मैंने? इसकी कहानी बताई आपको फ्लैकीनेस इंडेक्स। अब फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या है? किसी भी एग्रीगेट जो है, फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट को मेजर करते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स की फॉर्म में। अब नेक्स्ट बताया फ्लैकी पार्टिकल्स जो हैं, फ्लैकी पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं, फ्लैकी पार्टिकल वो पार्टिकल हैं जिसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब सबसे छोटी साइज़, लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब सबसे छोटी साइज़ जो है वो एग्रीगेट की सबसे छोटी साइज़ जो है वो क्या होनी चाहिए? स्मॉलर देन किसी होनी चाहिए 3/5 टाइम्स ऑफ मीन वैल्यू। अब 3/, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो दिस इज़ दी, ये अपना एग्रीगेट है कोई, दिस इज़ दी एग्रीगेट, ठीक है, एंड ये ले लो, ये ले लो ऐसे, ठीक है, ये ले लिया। इसकी डायमेंशन बताओ कितनी कितनी है? ये डायमेंशन है इसकी, डायमेंशन मान लो दिस इज़, ये डायमेंशन मान लो 1 mm है। ये थोड़ा सा और छोटा करना था मेरे को, ज़्यादा बड़ा दिखा दिया मैंने। और ये देख लो आप, दिस इज़ 20 mm, 20 mm, और लिए है मैंने 5 mm, ये ले लो 5 mm, दिस इज़ 5 mm, मतलब एक मान लिया कुछ भी, ठीक है, इसको मानना है। चलो एक ही लेके चलना पड़ेगा, हर बार याद रख लेना। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, उस फ्लैकी पार्टिकल किसको बोलोगे? फ्लैकी पार्टिकल उसको बोलोगे जब इसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी है? 1 mm। लीस्ट लेटर मतलब सबसे छोटी साइज़ की जो पार्टिकल है 1 mm, ये लेस देन किससे होनी चाहिए? 1 mm किससे लेस देन होनी चाहिए? 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मीन कितना होगा? 5 + 20 + 1। सोल्व करना कितना आ रहा है ये? वैल्यू सोल्व करना कितने? 20, 25, 26, 3 × 5, 3/5 × 26। देखो कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है देखो, मीन वैल्यू कितनी आ रही है? 15.6। इसका मतलब जो इसकी लीस्ट डायमेंशन है इससे कम है, लीस्ट डायमेंशन से कम है तो उसको क्या बोल देंगे? फ्लैकी बोल देंगे। अब ये बताओ, अब इसमें इस टेस्ट में मुझे क्या करना है? इस टेस्ट के लिए मुझे चाहिए फ्लैकीनेस इंडेक्स। ये बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? थिकनेस गेज बोलते हैं। थिकनेस गेज में आपको देखो साइज लिख रखा है इसमें, देख रहे हैं आपको? 63 से 50, 50 से 40, 40 से 31.5, 25 से 20, 20 से 16, ये दे रखी है। अब अपने को क्या करना है? पहले सीविंग करनी है। सीविंग कैसे करते हैं पता ही है अपने को? सीविंग कैसे करते हैं? इसी साइज की सीव ले लेनी है, इसी के बीच में एक सीव ले लेनी है, जो पार्टिकल आएंगे उसको इससे पास करना है। अब सीविंग करोगे, सीविंग अलग अलग दे रखी है, जैसे इसी के साइज में मैंने कहा सीविंग कर दो, चलो 1, 2, 3, 4, ये 5, ठीक है। यहाँ पे है अपना ये साइज हो तो पार्टिकल A, B, C, D, ये पार्टिकल आ जाएंगे। अब A जो पार्टिकल है इससे बड़े कितने पार्टिकल हैं? ये जो पार्टिकल है ये बड़े वाले यहाँ पे आ जाएंगे, इससे छोटे वाले यहाँ आ जाएंगे, तो ऐसे करते करते पास हो जाएंगे। सबके लिए हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना होता है? अब जो पार्टिकल्स आएंगे कम से कम हर ये जो फर्स्ट सीव है ये इसके रिस्पेक्ट में है, ये जो सेकंड सीव है जो इसके रिस्पेक्ट में है, जो थर्ड सीव है ये इसके रिस्पेक्ट में, फोर्थ इसके, फिफ्थ इसके, ये चलता रहेगा, ये इसके ऊपर गिवन होता है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? अब जो पार्टिकल अपने रह गए जो पार्टिकल इस सीव के ऊपर रह गए इसके रिस्पेक्ट में, तो उस पार्टिकल क्या करोगे? यहां से चेक करोगे। अब कैसे चेक करोगे? अब ये देखो, मान लो फ्लैकी पार्टिकल पास कर रहे हैं, क्या ऐसे पास होगा? ये क्या ऐसे पास होगा? ऐसे भी नहीं हो रहा, ऐसे पास हो, इजीली हो रहा है।
हम सारे ओरिएंटेशन करेंगे उसके, भाई कैसे पास हो रहा है, ऐसे नहीं जा रहा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जा रहा कोई बात नहीं, पास होना चाहिए। एक इससे पास हो रहा है, ये तो होएगा ही। अब इससे पास क्यों हो रहा है, इससे पास क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो तभी इसको बोलते हैं सबसे जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो कम होनी चाहिए इसके रिस्पेक्ट में। अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन के लिए फर्स्ट कैलकुलेशन क्या होगी, फर्स्ट कैलकुलेशन होगी अपनी, दिस इज द 3/5 एंड साइज कितना बना 63 प्लस में 50, 63 प्लस में 50, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, सिक्सटी 7.8, मतलब ये क्या आ गई, ये एवरेज वैल्यू आ गई। जो भी उस पार्टिकल की लीस्ट डायमेंशन होगी, जो भी पार्टिकल जो लीस्ट जो भी आएगा वहां पे पार्टिकल, वो कम से कम 200 होने चाहिए। उस पार्टिकल की जो लीस्ट डायमेंशन है वो इससे कम आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रही है वो तो फ्लैकी है ही नहीं। और वो जो साइज आएगा, वो जो साइज आएगा वो 6.3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 6.3 से कम हो गए तो वो सारे पास कर जाते हैं। अगर सारे के सारे पास कर गए, इसका मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्चुअल से ज़्यादा आएगा कम आएगा। अगर सारे के सारे पास कर रहे हैं तो ये रिजल्ट एक्चुअल से ज़्यादा आएगा कम आएगा, एक्चुअल से ज़्यादा आ जाएगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो एरर आ जाएगा इसके अंदर। वो सारी कहानी है। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या बताया। तो उसके लिए बताया मेरे को, मैंने बताया फ्लैकी पार्टिकल्स आर दोज जिसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ विच क्या है, स्मॉलर देन क्या होना चाहिए, 3/5 ऑफ मीन वैल्यू। फ्लैकीनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द फ्लैकी पार्टिकल इन दिस सैंपल एंड इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फ्लैकीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट बताया दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल हैविंग साइज less than 6.3 mm. In order to perform this test, sufficient quantity of aggregate must be considered. भाई sufficient quantity में क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, such that कितने पीस होने चाहिए एक रिस्पेक्ट में, 200 पीस तो कम से कम चाहिए, 200 सबके लिए चाहिए। उसको पास करके देखना है कितने परसेंट पास कर रहे हैं, फिर उसका वेट निकालना है कितना वेट है, उससे निकलता है फ्लैकीनेस इंडेक्स। तो ये सारी कहानी है, अलग अलग वेट करेंगे, जितना उसका वेट आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, टोटल वेट के रिस्पेक्ट में। हाँ एक साइज के हैं, एक साइज सबका एक साथ होगा वेट या फिर सबका नहीं होगा, अलग अलग कितने परसेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ पास कर गए, कितने परसेंट वो फ्लैकी होंगे, तो इस साइज के अंदर कितने फ्लैकी हैं वो बता देंगे आपको। नेक्स्ट बताया उसके बाद पार्टिकल ऑफ ईच फ्रैक्शन पास्ड टर्न बाय टर्न वे रिस्पेक्टिव ओपनिंग ओवर दी, किससे पास करेंगे, थिकनेस गेज से, एंड वेट ऑफ द एग्रीगेट पास थ्रू दिस ओपनिंग इज नोटेड एंड विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेट। नेक्स्ट बताया एंड इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोल देते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स बोल देते हैं। फ्लैकीनेस इंडेक्स शुड नॉट बी मोर देन, अब ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर 15% से ज्यादा हो गया अल्टीमेटली आपने कुछ गलती कर रखी है। क्यों कर रखी है, क्योंकि 6.3 से mm से कम वाले पास भी आपने पास कर दिए होंगे, तो इन्होंने एक यहाँ पे आगे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 15% से ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो दोबारा करो, कुछ ना कुछ गलती है। तो ये सारी कहानी होती है इसका, समझ के बाद ये क्या है, दिस इज फ्लैकीनेस इंडेक्स, निकाल दिया। चलो अब ये फ्लैकीनेस इंडेक्स या क्या बोल सकते हो आप, फ्लैकी एग्रीगेट निकालने के लिए, तो ये ऐसा लिख लो टेस्ट, इसको लिख लो फ्लैकी एग्रीगेट ही कर लो यार, इंडेक्स तो इसमें आ जाएगा, फ्लैकी एग्रीगेट बाय फ्लैकी इंडेक्स, ठीक है, बाय फ्लैकी इंडेक्स। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फ्लैकी एग्रीगेट कर लो, ठीक है, फ्लैकी, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। क्या हो गया, हाँ इसकी फोटो देख लो, अच्छा फ्लैकी कर रखा है क्या, फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है, फ्लैकी एग्रीगेट, ये लो यार, अपने आप ही हो रहा है यार, फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है, फ्लैकी एग्रीगेट। नेक्स्ट अब आ जाओ इलोंगेटेड एग्रीगेट। क्यों, ये समझाने की अच्छी बात है तो पढ़ रहे, क्या दिक्कत है, समझ गए ना बात, ये तो समझाने के लिए अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट इलोंगेटेड एग्रीगेट, elongated aggregate. Elongated aggregate are those elongated aggregate are those in which greatest size of which, in which या ऐसा सीधा लिख लो, greatest size of which greatest size of which is greater than
greater than mean size, greater than mean size. हो गया. नेक्स्ट इलोंगेशन, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिखो. सेकंड पॉइंट लिखो, इलोंगेशन ऑफ एग्रीगेट इज मेजर्ड इलोंगेशन ऑफ एग्रीगेट. यार ये उल्टा क्यों जा रहा है आज इसमें. इलोंगेशन ऑफ एग्रीगेट, elongation of aggregate, elongation of aggregate is measured in terms of parameter, is measured in terms of parameter elongation index, in terms of parameter elongation index, which represent the percentage of the elongation of elongated property in the sample, elongated property in the sample. हो गया. This test is not applicable. This test is not applicable having size. This test is not applicable having size smaller than 6.3 mm, having size less than 6.3 mm. 6.3 mm से कम है तो उसको नहीं करेंगे, एप्लीकेबल नहीं हो. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट, हो गया इतना. चौथा, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट sufficient quantity of aggregate must be taken. Sufficient quantity of aggregate must be taken. Sufficient quantity of aggregate must be taken. Must be taken such that 200 pieces of each fraction, such that 200 pieces of each 200 pieces of each fraction can be gauged, can be gauged. ठीक है. नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर देन पास्ड. पांचवा पॉइंट, पार्टिकल्स आर देन passed through respective opening, through respective opening over the length gauge, over the length gauge and aggregate retain over the opening, and aggregate retain over the opening, aggregate retain over the opening. हो गया. over the opening, and its weight is expressed, in term of original weight.
इन टर्म ऑफ ओरिजिनल वेट, उसको एक्सप्रेस कर लेंगे ओरिजिनल वेट के रिस्पेक्ट में, हो गया। एंड इज रेफर्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, एंड इज रेफर्ड एज, वहाँ क्या उसका नाम क्या था, फ्लैकी इंडेक्स, यहाँ का नाम है इलोंगेशन इंडेक्स, दोनों नाम ध्यान रख लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हो गया, चलो अब देखते हैं इसकी कहानी। अब यहाँ पे कहानी क्या, यहाँ पे कहानी, वहाँ पे क्या हो रही थी, वहाँ पे जो कहानी थी, जो एग्रीगेट पास हो जाएंगे वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैकी बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या कहानी है, जो एग्रीगेट पास नहीं करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड बोलेंगे, ठीक है। अब इलोंगेटेड के लिए कहानी क्या बताई मैंने, सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया, ये वो एग्रीगेट है जिसका ग्रेटेस्ट साइज ऑफ विच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मीन साइज। अब मैं पार्टिकल वही ले लेता हूँ जो पार्टिकल मैंने पहले कंसीडर किया था, कौन सा किया था मैंने, यही किया था ना, हाँ इसी में ले लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी, जब इसको गुना किया था कितना वैल्यू आ रही थी, एक्स बार की वैल्यू आ रही थी, दिस इज 15.5 ले लूँ, चलो 15.5 ले लिया। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है जेड। जेड किसके इक्वल है, दिस इज दी 1.8 टाइम्स ऑफ, ये छोड़ो, जेड इज 1.8 टाइम्स ऑफ, ये कितना था 26। अब वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, अब कितनी आ रही है, अरे एक्स बार कर दो, इसको वाई बार लिख लो, समझ गए ना, ये वाई लिख लो, कितनी आ रही है 46.8। इसका मतलब क्या बताया इसने बताया, अब लाइन पढ़ो इसकी, क्या बताया मैंने, इसने बताया भी इलोंगेशन ऑफ एग्रीगेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर इलोंगेशन इंडेक्स व्हिच रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ इलोंगेटेड प्रॉपर्टी इन द सैंपल। दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल हैविंग साइज लेस देन 6.3 mm, ठीक है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट कितना चाहिए, 220 होने चाहिए एक रिस्पेक्टिव मैनर में। पार्टिकल्स आर पास थ्रू रिस्पेक्टिव ओपनिंग ओवर द लेंथ गेज एंड एग्रीगेट डिटेन ओवर द ओपनिंग एंड इट्स वेट्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेट। अरे इसमें वो पॉइंट नहीं लिखवाया क्या मैंने 1.8 टाइम्स वाला, है लिखवाया नहीं क्या मैंने, अरे इसमें एक पॉइंट और लिखो यार, विच इज क्या लिखवाया मैंने, विच इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज। अच्छा विच इज ग्रेटर देन, मैं वही ढूंढ रहा हूँ यार, कहाँ गया, विच इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स, यहाँ लिख लो 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज, वो 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज होना चाहिए। हो गया, चलो कर लिया। अब देखो, अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, अब बाई चांस कितना आ गया, 46.8 आ गया, ये 46.8 आ रहा है। अब इसकी जो ग्रेटेस्ट साइज है, वो ग्रेटेस्ट साइज क्या होनी चाहिए, अब ग्रेटेस्ट साइज कितनी है 20 mm है। अब ये 20 mm क्या होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इलोंगेटेड नहीं है। अगर ये वैल्यू कितनी आ जाती, अगर 20 से कम आ जाती तब ये पास ना कर पाता, उसको बोलते हैं उसको इलोंगेटेड बोल देते हैं। बात समझ गए ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या करना है, वही अपने को सेविंग करनी है, उस पे साइज लिखे हुए हैं, वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, वहाँ पे साइज अलग लिखे हुए हैं, यहाँ पे अलग लिखे हुए हैं। वैसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेविंग करोगे, सेविंग करने के बाद अलग अलग रिस्पेक्टिव मैनर में 200 पार्टिकल ले लेंगे, उसको पास करके देखेंगे। अब जो पास कर गया किसी भी डायमेंशन से, वो तो अपना इलोंगेटेड है नहीं। अगर जो पास नहीं करा उसको क्या करते जाएंगे, साइड में करते जाएंगे, जो रिटेन आएगा उसको वेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेट, वो क्या आ जाएगा, इलोंगेटेड इंडेक्स आ जाएगा। यही सारी कहानी है। तो ये मेरी सारी कहानी बता दी। अब इसके लिए मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये फोटो देखोगे तो ये सारी कहानी है, देखो इसमें साइज लिख रखे हैं, समझ रहे हो। अब ये पार्टिकल किससे कम नहीं होना चाहिए, 6.3 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सबसे छोटा साइज, छोटी ओपनिंग कितनी होगी, 6.3 की होगी। इससे कम होना ही नहीं चाहिए, इससे सारे बड़े होने चाहिए। इससे बड़े होंगे तो यहाँ पे क्या है, इतने बड़े होने चाहिए, 6.3 से तो बड़े ही होंगे सारे के सारे, क्योंकि सबसे छोटी कितनी है 6.3 है। यहाँ से कोई भी पास नहीं होना चाहिए, जो रिटेन कर जाएगी वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेट क्या आ जाएगा, अपना इलोंगेशन इंडेक्स आ जाएगा। ये सारी कहानी बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो हाँ लेंथ उसमें तो मतलब जो चौड़ाई आप देखते हैं उस हिसाब से होगा, इसमें लेंथ वाइज है, उसमें वो थिकनेस गेज है, थिकनेस में उसकी जो थिकनेस है वो मिनिमम होती है। यहाँ पे लेंथ वाइज है। आप लेंथ वाइज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अपने को रोकना है, वहाँ पे सबसे बड़ी डायमेंशन देखनी है, लेंथ ही सबसे बड़ी होती है उसकी। कई होते हैं ना सर जो पतले से होते हैं, लेंथ ज्यादा ना अपने वो थिकनेस से पास ही नहीं करना ना, अपने तो ऐसे लेंथ, हाँ लेंथ वाइज पास करना। कोई भी डायमेंशन से अगर पास हो जाए तो वो उसमें है, इसमें भी अपने यही बोला क्या मैंने, यही बोला सर। अच्छा इसके अंदर जो डायमेंशन क्या करनी है, अपने को पास नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। लेंथ वाइज देखना है अपने को, लेंथ मतलब ग्रेटेस्ट साइज देखनी है। वहाँ पे छोटी साइज थी,
बात समझो, उसमें thickness की वहाँ पे थिकनेस के हिसाब से देखनी है वहाँ, क्योंकि वो थिकनेस से पास कर जाएगा, क्योंकि पास कराना था। अब यहाँ पे लेंथ वाइज, जो लेंथ क्या होती है सबसे बड़ी होती है, वो अपन को रिटेन करानी है वो सारी की सारी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वो पास करके देख जाएंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेट, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये सारी बताइए, और कुछ तो नहीं बताया, बस इसको इलोंगेशन इंडेक्स बोल देंगे। ये सारी कहानी हो गई। चलो ये टेस्ट भी खत्म हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक और कर लेते हैं। अब करना है अपने को, चलो पढ़ने दो। अच्छा आगे कर रहे हो क्या? चलो लगा दो इसको भी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट लिखो टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, surface texture of aggregate represent the relative percentage, surface texture of aggregate represent the relative percentage area of aggregate that is smooth or rough, that is smooth or rough। अब स्मूथ की प्रॉपर्टी क्या है? स्मूथ एग्रीगेट, यार एक मिनट को, दिस इज स्मूथ एग्रीगेट leads to the formation of workable concrete, smooth aggregate leads to the formation of क्या बोला मैंने? leads to the formation of कौन सा बोलेगा इसमें? फ्रिक्शन कम कर देगा इसमें क्या? leads to the formation of workable concrete and having low strength, as lesser is the area to be lubricated, as lesser is the area to be lubricated, and lower is the bond strength, and lower is the bond strength and interlocking particles, and interlocking लिख लो, and interlocking, lower is the bond strength and interlocking, interparticle locking होता है वैसे क्या? interparticle locking, ठीक है। नेक्स्ट रफ एग्रीगेट के लिए लिखो, हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो रफ एग्रीगेट्स leads to the formation of rough aggregate leads to the formation of strong concrete having low workability, strong concrete having low workability, as more is the area to be lubricated, ज़्यादा एरिया लुब्रिकेट करेगा और स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इन दिस केस बेटर इज दी
in this case better is the interlocking, better is the interparticle locking, interparticle locking and better is the क्या बोलते हैं इसको, and high bond strength, and high bond strength या more लिख लो, and more bond strength, bond strength भी हाई हो जाएगी। चलो समझते हैं इसको। अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया इसने स्मूथ और रफ में। अब दो पार्टिकल ले लो, दिस इज स्मूथ एंड दिस इज रफ। ये रफ में क्या कर दिया, रफ कर दूं इसको, दिस इज रफ। चलो इसमें डिफरेंस वही है जैसे कि एक राउंडेड पार्टिकल्स और इलोंगेटेड पार्टिकल में, वैसा ही डिफरेंस है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने कहा सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट रिप्रेजेंट द रिलेटिव परसेंटेज एरिया ऑफ एग्रीगेट दैट इज स्मूथ और रफ। अब स्मूथ एग्रीगेट क्या फॉर्म करता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब वर्केबल ज़्यादा होता है ये पता ही है अपने को, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंक्रीट हैविंग, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो, जैसे ही वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ वैसे ही लो होगी उसकी। नेक्स्ट बताया लेसर इज द एरिया, अब कॉन्टैक्ट एरिया कितना है इसमें, कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, स्मूथ है तो कम होगा, कॉन्टैक्ट एरिया कम। अब कॉन्टैक्ट एरिया कम और लेसर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेट क्या होगा, लुब्रिकेट भी कम होगा, एंड लोअर इज दी बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इंटरलॉकिंग पार्टिकल। इसमें से एक चीज़ कोई भी उठा के पूछ लेगा, तो स्मूथ की ये प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जैसे ही मैंने क्या कर दिया, अब रफ कर दिया, तो क्या बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया वहाँ पे। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या बताया इसमें, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट। अब कंक्रीट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पार्टिकल, ज़्यादा लुब्रिकेशन इस पर रहेगा, आपस में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी सेटिंग होने लग जाएगी इसकी, समझ गए। तो ये सारी कहानी है इसकी। तो उसके बाद क्या होता है, हैविंग लो वर्केबिलिटी एंड मोर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड एंड इन दिस केस बेटर इज द इंटरपार्टिकल लॉकिंग एंड हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये सारी कहानी है, एक चीज़ कुछ भी पूछ लेगा तो ये सारी कहानी होगी, टेक्सचर भी होगी खत्म। चलो इतना ही करते हैं आज, ठीक है। और कितना हो रहा है ये? अभी थोड़ा सा रह गया बस, अभी रह गया